जरा सोचिए, क्या हो अगर एशिया का अगला सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन कोई फैक्ट्री या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारे जंगल, नदियां और महासागर हों। नहीं नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक नई रिपोर्ट का बिल्कुल कोर आइडिया है ये रिपोर्ट कहती है कि प्रकृति सिर्फ बचाने की चीज नहीं है, बल्कि हमारी तरक्की की चाबी है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की गहराई में चलते हैं। 75% ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर है। अगर इसे रुपयों में देखें तो ये है 21 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए, हमारी सड़कें, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी कुदरती नींव पर टिका हुआ है। तो देखिए, हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता है जो हमें आर्थिक और पर्यावरणीय तबाही की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता एक ऐसे भविष्य की ओर जाता है जहां कुदरत और तरक्की दोनों साथ साथ चलते हैं। इस विश्लेषण में हम दो बड़े सवालों को सुलझाएंगे। पहला, कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी प्रकृति को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, और दूसरा, हम अपने आर्थिक नियमों को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं ताकि वो प्रकृति को सही कीमत दे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कुदरत हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद कैसे है। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन ठोस आर्थिक फायदों के बारे में है जो हमें हर रोज मिलते हैं। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी प्लेट में जो खाना है, हमारे घरों में जो फर्नीचर है, और यहाँ तक कि हमारे फ़ोन की बैटरी के लिए जो माइनिंग होती है, वो भी सीधे तौर पर प्रकृति पर ही निर्भर है। और हाँ, उन छुट्टियों के बारे में सोचिए, जब हम पहाड़ों या समंदर किनारे जाते हैं, वो पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भी तो प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी सच में प्रकृति की जड़ों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट की जिसकी कीमत खरबों डॉलर है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रकृति की इतनी ज्यादा वैल्यू होने के बाद भी हमारे आर्थिक फैसलों में इसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है। ये एक हैरान करने वाला सवाल है ना? कि अगर प्रकृति इतनी ही कीमती है तो हम इसे तबाह क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमारे सिस्टम की दो बड़ी गड़बड़ियों में छिपा है। एक है मार्केट फेलियर और दूसरी है गलत सरकारी नीतियां। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मार्केट फेलियर, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सोचिए, एक फैक्ट्री है जो अपना सारा कचरा एक नदी में बहा देती है। फैक्ट्री का तो कचरा मुफ्त में ठिकाने लग गया, लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? वो मछुआरे, किसान और लोग जो उस नदी के किनारे रहते हैं, बीमारियां, गंदे पानी और मरी हुई मछलियों के रूप में। बस यही मार्केट फेलियर है, फायदा किसी का और नुकसान पूरे समाज का। फिलीपींस का ये उदाहरण देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहां कुछ पेड़ों को काटकर फौरन लगभग 10 मिलियन डॉलर कमा लिए गए, लेकिन उन पेड़ों के कटने से हुआ क्या? मछलियां खत्म हो गईं, टूरिस्ट आने बंद हो गए, और आखिर में कुल मिलाकर 27 मिलियन डॉलर का लंबा नुकसान हुआ। मतलब कमाए हुए हर $1 के बदले लगभग $3 गंवा दिए। ये कैसा सौदा हुआ? और दिक्कत सिर्फ बाजार की नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि सरकारें खुद पैसे देकर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं। हर साल 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हां ट्रिलियन, ऐसी सब्सिडीज में जाते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स, खराब खेती और जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने को बढ़ावा देती हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे आग बुझाने के लिए पानी की जगह पेट्रोल डालना। और इन सभी समस्याओं का नतीजा हर साल 942 बिलियन डॉलर का गैप। ये वो रकम है जो हमें प्रकृति को बचाने के लिए चाहिए, लेकिन हम कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप है जो हमारे भविष्य को दांव पर लगा रहा है। तो सवाल यह है कि इस गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए। रिपोर्ट का सॉल्यूशन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। हमें प्रकृति के लिए अपना इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हमें भी अपने आर्थिक नियमों, नीतियों और डेटा को अपडेट करना होगा ताकि वे प्रकृति को वैल्यू दे सकें। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, गवर्नेंस यानी कि मजबूत नियम कानून। दूसरा, पॉलिसी यानी सही काम करने के लिए इंसेंटिव्स। और तीसरा, डेटा यानी कि सबूत, ताकि हमें पता चले कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। चलिए देखते हैं ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। गवर्नेंस का सीधा मतलब है कि नियम सबके लिए एक बराबर हों। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बिल्कुल यही हुआ। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक कंपनी उन कानूनों को तोड़ रही है जो लुप्त हो रही प्रजातियों की रक्षा के लिए बने हैं।
बस इस एक फैसले की वजह से उन जंगलों की कटाई रोक दी गई। ये दिखाता है कि जब कानून का राज मजबूत होता है तो प्रकृति और अर्थव्यवस्था दोनों को बचाया जा सकता है। पॉलिसी की बात करें तो सरकारें अब वाकई में काफ़ी क्रिएटिव हो रही हैं। जैसे सिंगापुर, वो पोल्यूशन पर टैक्स लगा रहा है। फिलीपींस अपनी सरकारी खरीद की ताकत का इस्तेमाल करके सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। ये सब ऐसे स्मार्ट कदम हैं जो मार्केट को सही दिशा में ले जाते हैं, जहां प्रकृति की रक्षा करना फायदे का सौदा बन जाता है। और आखिर में आता है डेटा। सीधी सी बात है, जिस चीज को आप माप नहीं सकते उसे आप संभाल भी नहीं सकते। इसीलिए चीन जैसी पहल बहुत जरूरी है। वो लोग जीडीपी की तरह ही प्रकृति की कीमत को माप रहे हैं, जिसे वो ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट कहते हैं। सैटेलाइट्स हमें बता रहे हैं कि जंगल कहाँ कम हो रहे हैं। इस जानकारी से प्रकृति को आर्थिक बहसों में एक अहम जगह मिलती है। अच्छा, एक बार ये ऑपरेटिंग सिस्टम जगह पर आ जाए तो अगला कदम क्या होगा? वो होगा प्रकृति को निवेश के लायक बनाना। अब हम उन प्रैक्टिकल तरीकों और रणनीतियों पर ध्यान देंगे जो उस भारी भरकम फाइनेंसिंग गैप को भरने के लिए जरूरी पैसा जुटा सकते हैं। जैसे ही नियम कानून सही होते हैं, पैसा खुद ब खुद आने लगता है। और इसके लिए कुछ बड़े ही स्मार्ट तरीके मौजूद हैं, जैसे डेट फॉर नेचर स्वैप। इसका मतलब है आप अपने जंगल बचाइए, हम आपका थोड़ा कर्ज माफ कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट से कंपनियां उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं जो जंगली जानवरों की आबादी बढ़ाते हैं। और पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है किसानों को फसल उगाने के बजाय पानी को साफ रखने के लिए पैसे देना। और पता है क्या, ये तरीके सच में काम करते हैं। वियतनाम को ही देख लीजिए, वहां पर ऐसी ही एक स्कीम से हर साल $55 मिलियन जमा हो रहे हैं। और ये पैसा सीधा उन 5 लाख परिवारों तक पहुंच रहा है जो अपने आसपास के जंगलों की देखभाल कर रहे हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। लोगों को आमदनी मिल रही है और प्रकृति भी सुरक्षित है। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे काम करेंगी? इसके लिए रिपोर्ट आखिर में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल 10 साल का रोड मैप देती है, जो हमें इस प्रकृति पॉजिटिव भविष्य की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। इस प्लान को 3 आसान फेज में बांटा गया है। फेज 1 एसेस, यानी पता लगाओ कि आप अभी कहां खड़े हैं। फेज 2 रिफॉर्म, यानी उन नुकसानदायक सब्सिडीज को हटाओ और अपने नियमों को मजबूत करो। और फेज 3 एडवांस, यानी प्रकृति की कीमत को अपने नेशनल अकाउंट्स में शामिल करो और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। ये एक ऐसा प्लान है जिसे हर देश अपनी रफ्तार से अपना सकता है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या प्रकृति सच में हमारी सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति है जिसका हमने अब तक सही इस्तेमाल नहीं किया है? ये रिपोर्ट एक जोरदार हाँ कहती है। प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये सबसे स्मार्ट इकोनॉमिक मूव है जो हम आज ले सकते हैं। यही वो मौका है जो एशिया की अगली महान विकास कहानी का ताला खोल सकता है।